हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। आप हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा करके इन सभी वीडियो का आनंद बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा जो विषय है वो है इतिहास। और इतिहास में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और आज इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग आज जानेंगे कि जनजाति समूह किस तरह से जीते हैं। तो जनजाति समूह की जीविका के बारे में पढ़ेंगे कि आज ये समझेंगे कि अलग अलग जगह की जनजातियां किस तरह से जीवित रहती हैं। ये हम लोग उनका इतिहास समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है जरा उस पर गौर करें, क्षमा करें, हमारा जो अध्याय है अगर उस पर गौर किया जाए तो उसका नाम क्या है? आदिवासी। तो आप आदिवासी तो समझते हैं, जो लोग जंगलों में निवास करते आए हैं और आज भी जंगलों पर निवास कर रहे हैं। कुछ लोग जंगलों से बाहर निकलकर शहरों में भी आ चुके हैं, ये सब आदिवासी ही हैं। और अगर बात करें दिकू की, तो दिकू का मतलब होता है, ये अंग्रेजों के लिए शब्द बोला गया है ज़्यादातर। दिकू लोग वो होते हैं जो जंगलों में बाहर से आते हैं और आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो उन लोगों को के लिए दिकू शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बाहरी लोगों के लिए। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दोबारा से आदिवासियों का आह्वान किया कि हम लोग पुराने समय में लौट जाएं, हम अंग्रेजों के जो बदलाव किए उस पर हम लोग नहीं जाएं, और साथ ही साथ हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, हमारी जो मान्यताएं थी वो एक स्वर्ण युग से कम नहीं थी, हम दोबारा से उसी को हासिल कर लें। बस इस चैप्टर में हम लोग ऐसी कुछ कहानियां पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया, जनजाति समूह कैसे किस तरह से जीते हैं। तो देखिए, जनजाति के सबसे बड़ी खासियत, बहुत सारी जनजातियां भारत में ऐसी हैं जो एक जगह पर रहकर खेती नहीं करती हैं, जंगलों में निवास करती हैं, लेकिन उनका जो खेती करने का तरीका है वो कुछ अलग तरीके का है। जैसे कि आम किसान खेती करता है, तो वो कैसे खेती करता है? आम किसान के पास एक खेत होता है और उसकी रजिस्ट्री भी उसी के नाम पर होती है, मतलब उसका अपना खेत होता है, उस पर वो खेती करता है, अगले साल फिर उसी पे करता है, मतलब एक ही खेत होता है, बार बार वो खेत नहीं बदलता है। लेकिन अगर आपसे मैं ऐसा कहूं कि कुछ आदिवासी भारत में इस तरीके के भी हैं जो एक बार एक जगह पर खेती करते हैं, तो 2-3 साल के बाद दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर नया खेत बनाते हैं। तो इनके पास अलग अलग खेत पर खेती करने का एक तरीका होता है, और इसी प्रकार की खेती को नाम दिया जाता है झूम एग्रीकल्चर या झूम प्रकार की खेती। इसे एक और नाम दिया जाता है घुमंतू प्रकार की खेती के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि झूम की खेती या घुमंतू प्रकार की खेती क्या होती है और इसमें जनजाति क्या करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत की बहुत सारी जनजातियों का मानना है कि धरती माँ के समान होती है, इसलिए वो ज़्यादातर धरती पर कभी भी हल चलाना पसंद नहीं करते। इसलिए बाकी के किसान जब खेतों की जुताई वगैरह करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, खेतों को पूरा उलट पुलट करने के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, वहीं जो आदिवासी किसान होते हैं, वो आदिवासी जो होते हैं वो कभी भी हल का इस्तेमाल नहीं करते, जो झूम खेती करते हैं। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, कुछ जो आदिवासी हैं वो ऐसा मानते हैं कि धरती जो है माँ के समान है, इसलिए वो कभी भी खेती में क्या करते हैं, वो बुआई नहीं करते, वो ऐसे ही जो है अनाज को फेंक देते हैं और वो उग जाता है। लेकिन ये खेती करते कैसे? जंगलों में निवास करते हैं तो सीधी सी बात है, वहां पर पेड़ ही पेड़ होंगे, वहां पर खेती तो होगी नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जंगलों में से कुछ एरिया साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि इतने गहरे जंगल भी हैं भारत में। अगर आप हिमालय की ओर जाएंगे तो इतने गहरे जंगल भी है कि सूर्य की रोशनी तक जमीन पर नहीं पड़ती। अब आप खुद सोचिए कि सूरज की रोशनी अगर जमीन तक नहीं पड़ेगी तो खेती कैसे होगी। ऐसे में आदिवासी जनजातियां क्या करती है कि खेतों जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके ऊपर के हिस्से को काट देते हैं, और काटने के बाद जो पत्तियां वगैरह जो होती है इनको सबको जला करके राख बनाते हैं और वो खेत तैयार करते हैं। बीच में खेत तैयार करने के बाद जो राख होती है उसको पूरा छिड़क देते हैं उस खेत के ऊपर। क्यों? क्योंकि राख अपने आप में एक पोटाश का काम करती है, जो कि वैसे भी उर्वरक के प्रकार का होता है। वो नॉर्मली उर्वरक का इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन राख का इस्तेमाल करते हैं और पोटाश यहाँ पर वो फेंक देते हैं, क्योंकि राख अपने आप में क्या होती है? पोटाश। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
फिर क्या होता है, चूंकि वो ज़्यादा केमिकल वगैरह किसी का इस्तेमाल करते नहीं, उनको उसका नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है, और न ही वो कल्टीवेशन करते हैं, जिससे क्या होता है वो एक खेत में 2 से 3 साल तक की खेती करते हैं, उसके बाद वो ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहती है और वो कोई उपज नहीं देती है। तो फिर क्या होता है, फिर वो आदिवासी लोग दूसरी जगह पर जंगल काटते और फिर ज़मीन जो है वो खाली करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इस प्रकार भूमि को बदल बदल के खेती करना क्या कहलाता है, इसी को हम लोग कहते हैं झूम की खेती या झूमिंग एग्रीकल्चर, या इसे घुमंतु प्रकार की खेती भी कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आदिवासी किस तरह से जीते हैं, तो वो झूम की खेती कर करके इस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। तो जरा समझते हैं इसको कि कैसे इसमें काम होता है। झूम खेती या इसे घुमंतु खेती भी कहा जाता है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते हैं और जमीन पे उगी हुई घास फूस को जला करके साफ कर देते हैं, और जो घास फूस होती है उसको जला करके साफ करते हैं तो क्या होता है, उससे राख बनती है। देखिए, उसके बाद घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर ऐसे छिड़काव कर देते हैं। इस राख में पोटाश होती है, पोटाश की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है और ये भूमि के लिए काफी सही होती है। खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय ये न तो बीज की बुआई करते हैं और न ही कल्टीवेशन करते हैं, उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। तो इस प्रकार वो क्या करते, अब हालांकि ज्योग्राफी में मैंने झूम की खेती के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। मैंने दुनिया के अलग अलग देशों में, जैसे अर्जेंटीना हुआ, जैसे ब्राज़ील हुआ, जैसे मलेशिया हुआ, जैसे मैक्सिको हुआ, अलग अलग देशों में भी झूम की खेती होती है अलग अलग नाम से। वो उसके लिए आपको ज्योग्राफी का एक लेक्चर देखना पड़ेगा। आप चाहे तो ज्योग्राफी के जब भी आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, झूम की खेती को लेकर के अच्छे से वहाँ पर बताया गया था। लेकिन यहाँ पे केवल मैं इतनी बात करूंगा कि भारत के जो आदिवासी लोग हैं वो भी झूम की खेती करते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं आपको ज़्यादातर, ये भारत में ज़्यादातर उत्तर पश्चिम इलाकों में मिलते हैं, उत्तर पूर्वी इलाकों में मिलते हैं, जो इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। कहाँ, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो एरिया है यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा भी कुछ मध्य भारत में भी आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर जो फेमस खेती है झूमिंग खेती वो उत्तर पूर्वी भारत में ही होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। जब एक बार फसल तैयार हो जाती है तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते हैं कि भाई यार अब इसमें फसल नहीं होने वाला। उनको पता होता है कि ये फसल एकदम एक बार होने के बाद इसको परती छोड़नी पड़ती है। परती का मतलब होता है खाली, ताकि 1-2 साल में वापस से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए और दोबारा से खेती कर ले। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते हैं और सरकार ने इनको ये अधिकार भी देके रखा। अगर नॉर्मल किसान ऐसे जंगल को काट के खेती करेगा तो उसको नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष जंगल में रहने वाली कुछ जनजातियां हैं जिनको सरकार खुद ही ये राइट्स प्रोवाइड करती है। उनको इतना ज़्यादा पाबंदियां नहीं है, जैसे नागालैंड की नागा जनजातियों को काफ़ी हद तक यहाँ पर इस मामले में छूट मिली हुई है। तो एक चीज़ तो समझिए कि आदिवासी जो अपना जीवन जीते हैं उसके लिए वो किस प्रकार की खेती करते हैं, एक चीज़ समझ में आ गई। कुछ आदिवासी क्या करते हैं, कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। यह हम लोग इतिहास ही पढ़ रहे हैं। कुछ आदिवासी जीवन जीने के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे और संग्राहक भी थे। संग्राहक मतलब जो जंगल की लकड़ियां, जंगल के जो चीज़ें होती थी उनको इकट्ठा भी करते थे। काफ़ी कीमती चीज़ें होती थी जंगल में, जैसे इमारती लकड़ी हो गई, जलाऊ लकड़ी हो गई, ठीक है। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों का इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। बहुत सारे आदिवासी की, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। उड़ीसा की रहने वाली खोंड नाम की जनजाति इसी प्रकार का काम करती है। तो उड़ीसा के जंगल में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था जो क्या करते थे, यही काम करते थे कि वो शिकार भी करते थे और शिकार के साथ साथ जंगलों से वनोत्पाद इकट्ठा करते थे और उन्हीं से उनकी कुछ आमदनी होती थी। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का से जो तेल निकलता था उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे हम आज इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन तेल, हम लोग सरसों का तेल, ग्राउंड नट ऑयल यानी मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं, सनफ्लावर तेल भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग अलग अलग प्रकार के तेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनजातियों के इतिहास को पढ़ोगे तो ये जो उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली खोंड जनजाति है, ये अपना भोजन पकाने के लिए महुआ और साल जो के वृक्ष जो होते हैं इनके बीजों से एक तेल निकलता था, उस तेल से ही अपना खाना पकाते थे। तो अगर पूछा जाए कि वो कौन से तेल से खाना पकाते थे तो उत्तर क्या होगा आपका,
साल और महुआ के तेल से खाना पकाते थे। सीधी सी बात है। इलाज के लिए वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। आज भी आदिवासी और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी ग्रामीण घरेलू नुस्खे चलते हैं। ये नुस्खे हमारे पास आए कहाँ से? ये पुराना ज्ञान है जो लगातार ट्रांसफर होकर आया है और आज भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो आदिवासी तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इस चीज़ पर। बहुत सारे आदिवासी, ज़्यादातर आदिवासी जो हैं वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जंगलों में निवास करते हैं। तो जो जंगलों में निवास करने वाले आदिवासी होते हैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो अपना इलाज जड़ी बूटियों से कर लेते हैं। और बहुत सारे उसमें से ऐसे होते हैं जिनको जड़ी बूटियों का खासा नॉलेज होता है। तो हमारा जो आयुर्वेदिक विज्ञान है वो कहीं ना कहीं आज भी जड़ी बूटियों का जो विज्ञान है इनके पास बचा हुआ है। इसलिए आदिवासियों को सुरक्षा देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक ज्ञान धरोहर के रूप में आज भी आदिवासी संजो कर रखे हुए हैं। इसलिए हमें इनका रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब प्रश्न ये बढ़ता है कि इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? जब ये कुछ लोग शिकार करते थे, संग्रह करते थे, कुछ लोग झूम की खेती करके अनाज इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो इन समुदायों को, यानी ये जो उड़ीसा में रहने वाले खोंड समुदाय हैं, ये वो समुदाय जो शिकार करते थे। ये चावल भी तो खाते होंगे। चावल और अन्य अनाज इनको कहाँ से मिलते थे? तो ये क्या करते थे? ये उस समय आपने पुराने समय में सुना होगा ना कि बार्टन सिस्टम बोलते थे उसको, कि एक चीज दो उसके बदले दूसरी चीज लो, ऐसा वो करते थे। तो आदिवासियों की जो आजीविका थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसमें उस प्रश्न का उत्तर भी है जो हमने अभी प्रश्न पूछा है ना, कि आदिवासी जो है वो चावल और अन्य अनाज कहाँ से लेते थे? तो अपने कीमती वन उत्पादों के बदले वे जरूरी चीजें ले लेते थे। मतलब उनके पास काफी कीमती उत्पाद होते थे। भाई किसी को जलाऊ लकड़ी चाहिए तो उसको दे दो, वो अगर झूम की खेती कर रहा है तो उससे बोल दो कि चावल हमें चाहिए, तो एक चीज दो और दूसरी चीज लो। तो ये लेन देन का सिस्टम ये बहुत पुराना हमारे देश में है और पुराने समय में हर व्यक्ति इसको फॉलो करता था। आजकल तो करेंसी आ चुकी है, तो करेंसी से हम लोग, मतलब पैसों से हम लोग चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, चीज़ों को देकर दूसरी चीज़ लेने का तरीका होता था। ये बार्टर सिस्टम जो है बहुत पुराना है, बार्टर सिस्टम बोलते थे इसको। हाँ, कई आदिवासी जो है वो खेत मजदूर भी थे। मतलब अगर आजीविका की बात करें तो बहुत सारे आदिवासी जो है वो खेतों में काम भी करते थे। मतलब हो सकता है वो शिकार नहीं करते, वो झूम की खेती नहीं करते, तो दूसरों के यहाँ खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ता था, क्योंकि हो सकता है भाई गर्मी के दिनों में, भाई हर बार थोड़ी ना है कि आपको वन उत्पाद हमेशा ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। जब उनको लगता कि वन उत्पाद कम पड़ रहे हैं, ये तो आमदनी के लिए कुछ तो करेंगे, तो कुछ दिनों के लिए किसी के यहाँ मजदूरी पर भी काम करते थे। हालांकि उनको उसके लिए भटकना भी पड़ता था। तो जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए भी ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जिन्हें मजदूरी करने में सही नहीं लगता था, जिन्हें लगता था कि मजदूरी करना एक तरह का अपमान है। तो उस जनजाति की मैं बात बता देता हूँ। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी जनजाति है जिसको बोलते हैं बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, क्योंकि उनको लगता था कि औरों के लिए काम करना ये हमारे लिए अपमान की बात है, सही नहीं। वो नहीं चाहते थे किसी के अंडर में काम करना। सोचो, एक होता ना कि भाई एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, आत्मसम्मान की बात होती है, तो उनके लिए था कि भाई हमारा आत्मसम्मान है कि हम किसी के यहाँ नौकरी पे काम नहीं करेंगे, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। वो सेल्फ डिपेंडेंट होते थे। और बेगा उसमें से एक एग्जाम्पल है। बेगा खुद को बोलते थे कि वो जंगल की संतान मानते थे और जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती हैं। उन्हें किसी दूसरी उपज को लेने या दूसरे के यहाँ काम करने की कोई इजाजत नहीं होती थी। उनको ऐसा लगता था, उनके खुद के नियम थे। तो बेगा के बारे में पूछा जाए कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो दूसरों के यहाँ मजदूरी करने से कतराती थी, तो आंसर क्या होगा आपका? उत्तर होगा बेगा वो जनजाति है जो मध्य भारत में मिलती है, खासकर मध्य प्रदेश में। अच्छा, मैं एक खास बात आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा जनजातियों की संख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। मतलब टोटल नंबर में तो सबसे ज्यादा जनजातियां अगर कहीं पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ध्यान रखना दोस्तों आप। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं इंडिया में जहां पर जनजातियां भी नहीं पाई जाती। ठीक है, मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। मैंने बोला ना कि उनको अपमानित लगता था कि भाई मजदूरी नहीं करेंगे, हम लोग जो भी जीविका चलाएंगे हम जंगलों पर चलाएंगे। तो ये जो हमारा हेडिंग था, क्या था? आदिवासियों की आजीविका। इसमें हमने क्या समझा कि वो क्या करते थे, या तो वो जंगलों के उत्पाद को बेच करके अपना कीमती चीज ले लेते, जो काम की चीज होती थी वो खरीद लेते थे। कुछ आदिवासी ये करते थे कि वन उत्पाद कम होने की दशा में मजदूरी भी करते थे।
और कुछ आदिवासियों का मानना था, जैसे बेगा जनजाति का मानना था कि वो कभी भी किसी की यहाँ मजदूरी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि हम तो जंगल की संतान है और जंगलों पर ही जीवन जीना हमारा अधिकार है, इसके अलावा हम जब दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। उनको दूसरों के यहाँ काम करना मजबूरी या मतलब अपमानित होना लगता था कि वही अपमान होगा। अब क्या होता था कि बहुत सारे, अब ऐसा तो नहीं कि भाई जनजाति हर एक चीज़ उगा लेगी, तो जनजातियों के बाद बहुत सारी चीज़, देखिए जैसे जैसे ज़माना बदलता गया वैसे वैसे उनको चीज़ें समझ में आने लगी, उनकी ज़रूरतें बढ़ी। तो जब उनकी ज़रूरतें बढ़ती तो वनों से सारी चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, तो कुछ जनजातियों ने अपनी दूसरी चीज़ों की पूर्ति के लिए वो क्या करते थे, पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो वो महाजन और ये साहूकार होते थे ना, जो सूद मतलब जो कर्जदार होते थे, जो कर्ज देते थे और काफ़ी ज़्यादा ब्याज वसूलते थे, इन लोगों से मजबूरी उनको ब्याज लेना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि ब्याज के मामले में, यानी ज़्यादा उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से ये साहूकार सूदखोर जो होते थे, महाजन, ये उनका फ़ायदा उठाते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्याज लगा करके इनको कर्ज में डुबो देते थे। तो ये भी बहुत होता था। तो सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, इस वजह से जो है बेचारे वो कर्ज में ढकेल गए। और इस तरह बाजार और वाणिज्य ने, क्योंकि बाजार जो होते हैं ना ये आकर्षित करते हैं दोस्तों, ये हमारे साथ भी होता है, ये खाली आदिवासियों की बात नहीं है, हर एक व्यक्ति को ये बाजार ऐसी चीज़ है जो आकर्षित कर लेगा। अभी मान लो किसी ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और ऑनलाइन शॉपिंग पे उसने एकदम से ऑफर निकाल दिया कि 50, 70, 60, 80% ऑफ चल रहा है और ये खाली 5 दिन के लिए चलेगा, तो क्या करते हैं, बल्क वो बाजार आपको आकर्षित करता है। तो एकदम से हम लोग क्या करेंगे, हमारी ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ है, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो आपके जेब से उसने पैसे निकाल लिए। तो बाजार क्या करता है, आपको कर्ज में डुबो सकता है, इसलिए बाजार को समझने की बहुत ज़रूरत है। यही समस्या उनके साथ भी हुई। तो बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी की ओर ढकेल दिया। तो न चाहते हुए भी चीज़ों को एक्स्ट्रा खरीदना नहीं चाहिए दोस्तों, ये हमारे समझदारी पर डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं भारत की कुछ जनजातियों के नाम जो कौन कौन से स्टेट में पाई जाती हैं। इस मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ जनजातियों के नाम हो सकता है आपको याद हो जाए। ये जनजातियां कौन से राज्यों में पाई जाती है और कहाँ कहाँ विशेष जनजातियां हैं, ये आपके एनसीईआरटी में ही यह मैप दिया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की जनजाति की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां आपको दिख रही होगी। मध्य प्रदेश में तो ये 3 जनजातियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए, और वो 3 जनजातियां कौन कौन सी है, बेगा, बंजारा और गोंड। तो बेगा, बंजारा जनजाति और गोंड जनजाति, ये 3 जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर मैं राजस्थान की जनजाति की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति वहां पर वो है सहरिया और भील नाम की जनजाति वहां पर ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में भील जनजाति नहीं पाई जाती, मध्य प्रदेश में भी भील जनजाति पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, जबकि पूरे भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है संख्या में वो गोंड जनजाति है, और सबसे ज़्यादा वो छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी आपको। तो छत्तीसगढ़ में भी बेगा जनजाति मिलेगी, मारिया जनजाति मिलेगी और गोंड जनजाति मिलेगी। क्या आप लोग इस मैप को देखकर समझ पा रहे हो कि मैं कौन से राज्य का नाम ले रहा हूँ? क्या आप राज्यों की पहचान कर सकते हो? अगर आप एक मैप को देख करके राज्यों के नाम लिखे बिना आप राज्यों की पहचान कर सकते हो तो यकीन मानिए आपका मैप रीडिंग का तरीका बहुत अच्छा है। ऐसे ही करना चाहिए। जैसे मैंने राजस्थान बोला तो ये राजस्थान की बाउंड्री आपको दिख रही होगी। मैंने बोला मध्य प्रदेश, तो आपको बीच में मध्य प्रदेश जरूर दिख रहा होगा। और जैसे मैंने छत्तीसगढ़ बोला तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साइड में ही, ये भी आपको दिख गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की जनजाति की। झारखंड में जनजाति है संथाल, क्योंकि झारखंड में संथाली भाषा भी बोली जाती है। और झारखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है मुंडा, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा भी करेंगे, मुंडा जनजाति के बारे में। और उमराव और उराव संथाल भी कहाँ पर मिलेगी आपको? झारखंड में मिलेगी। तो झारखंड में संथाल और मुंडा और उराव संथाल नाम की जनजातियाँ मिलती हैं। और भारत में जनजातियों की सबसे बड़ी भाषा में आपको बता दूं, सबसे बड़ी भाषा जो इंडिया में बोली जाती है जनजातियों वाली, उसका नाम है संथाली भाषा। ध्यान रखना। और भारत की संविधान के 8वीं अनुसूची में भी 22 भाषाओं में संथाली भाषा को जगह दी गई, तो बड़ी ही एक अच्छी बात है। अगर आप जाओगे यहाँ पर उत्तराखंड वाले इलाकों में जाओगे तो उत्तराखंड में आपको एक जनजातियों की जनजाति मिलेगी जिसको बोलते हैं भोटिया। तो भोटिया जनजाति वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश में गद्दी और वन गुज्जर नाम की जनजाति मिलेगी। ये वन गुज्जर जो है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी आपको मिलेगी। तो वन गुज्जर पंजाब में भी पाए जाते हैं, और गद्दी समुदाय जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई।
अब आगे लिखते हैं, आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर आप जाएंगे गुजरात में, ये देखिए गुजरात वाला रीजन दिख रहा होगा आपको। गुजरात वाले रीजन में दो प्रकार की जनजातियों के यहाँ पर नाम है, एक तो है वान गुर्जर्स और दूसरा है राठवा। तो वान गुर्जर्स जो कि लगभग पंजाब में पाए जाते वैसे ही कुछ, और राठवा भी जनजाति वहीं पे मिलती है। उसके अलावा महाराष्ट्र में देखिएगा तो यहाँ पर बंजारा जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, क्योंकि हमारे जो मेरे पेज में तेलंगाना को अलग नहीं किया गया है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 3 जनजाति। नंबर 1 पहली जनजाति है कोया नाम की जनजाति, और दूसरी जनजाति है बंजारा, और तीसरी जनजाति है गोंड। तो गोंड देखिए, बंजारा को भी आप थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे, 2-3 जगह अलग अलग जगह मिल रही है। बंजारा भी जो है ये घुमक्कड़ जनजाति है, घूम के एक जगह इकट्ठा नहीं रहती कभी भी, गोंड जनजातियां। तो ये जब इकट्ठा नहीं रहती इसलिए आपको अलग अलग राज्यों में इसका नाम जरूर मिलेगा। इसके अलावा केरल देखिए, केरल में भी आपको जनजाति मिलेगी, एक का नाम है माला जनजाति। आपको अगर केरल के बारे में पता हो तो केरल का जो तट है, जो उसका समुद्री तट है, उसका नाम है मालाबार। शायद ये मालाबार कहीं ना कहीं इस जनजाति से ही जुड़ा हुआ हो सकता है, इसके नाम से रखा गया हो। इरुलर नाम की जनजाति भी वहां पर मिलेगी आपको। इसके अलावा आपको जनजाति मिलेगी उड़ीसा में। उड़ीसा में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती। उड़ीसा में नंबर ऑफ जनजातियां बहुत ज़्यादा है, टोटल संख्या में भले कम हो लेकिन नंबर ऑफ जनजातियां उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए उड़ीसा में आपको जनजातियां बहुत सारी मिलेगी, जैसे पराजा, जैसे बोंडा, जैसे कड़ा, जैसे कोवा, जैसे सओरा, और अभी हमने एक पढ़ा है खोंड जनजाति। ठीक है, खोंड, कोंडरिया, गोंड, ये हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था। ये सारी जनजातियां यहाँ पाई जाती है। अभी और भी जनजातियां, लेकिन सारी की सारी मेंशन नहीं है, कुछ ही जनजातियों के नाम लिखे हैं। बाकी जनजातियां भी नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, जैसे कि नागालैंड में बहुत आसान है, नागा नाम की जनजाति। मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की जनजातियां पाई जाती है। वहां पर तीन पहाड़ियां भी हैं दोस्तों मेघालय में, जिसका नाम है गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। तो ये तीनों पहाड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, और पहाड़ियों के नाम जनजातियों के नाम पर ही है। बाकी और भी जनजातियां आप देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं। मैंने कुछ जनजातियों के केवल नाम बताए आपको। अब इस तरह से आप थोड़ा सा रटोगे, क्योंकि याद रखना ही पड़ेगा। हो सकता है कि क्वेश्चन में पूछ जाए कि वन गुज्जर कहाँ मिलते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए कि गद्दी नाम की जनजातियां, जो गडरिये होते, जो है भेड़ों को चराते हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि आजीविका कैसे चलाते हैं, ये वाला भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं आगे। कुछ जनजातियां जो हैं वो क्या करती है, जानवरों पर निर्भर रहती है, वो जानवरों को पालती हैं। जैसे कि बकरियों को पालना, जैसे कि भेड़ को पालना, और कुछ पंजाब की जनजातियां हैं जो कि भैंसों को, गायों को एक झुंड में पालती हैं। तो गाय भैंस पालना और बकरियां पालना और भेड़ पालना, तो इनका पालन पोषण करके भी वो क्या कर सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं, क्योंकि इनसे जो भी उनको उत्पाद मिलता उससे वो अपनी आमदनी कर लेते हैं। तो जैसे कुछ जानवर पालते थे, तो कुछ जनजातियां जानवर पालती थी, बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक गद्दी समुदाय का व्यक्ति जो है वो गडरिया जो है वो भेड़ों को ले जा रहा है। ये चरवाहे होते, चरवाहे मतलब देखिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भेड़ों की संख्या, बकरियों की संख्या होती है। तो ऐसे में क्या होता है, पूरे साल भर पानी की पूर्ति नहीं होती है, या पूरे साल भर घास की पूर्ति भी नहीं होती। तो एक बार एक जगह पर घास खत्म हो जाती है तो ये उसको लेकर घूमते रहते हैं, तो घुमक्कड़ जातियाँ होती है। आपने अक्सर रोड पर चलते हुए बहुत सारे भेड़ों की लाइन को देखा होगा। अक्सर आपको कई बार चलते हुए ट्रैफिक जाम मिल जाता है, एक भेड़ के ग्रुप से निकलते तो आगे फिर देखते एक और भेड़ आगे। तो ये बहुत सारे ग्रुप में आते हैं एक साथ, और कई राजस्थान से आ रहे हैं तो कहीं कहाँ से, राजस्थान वाले अक्सर एमपी में आते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको दिखेंगे। तो जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे, मतलब एक जगह खत्म होती तो दूसरे इलाकों में जाते थे। पंजाब के वन गुज्जर जो हैं और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, ये जो समुदाय हैं, ये गाय और भैंस को झुंड में पालते थे। तो आंध्र प्रदेश के लबाड़िया जनजाति और पंजाब की कौन सी जनजाति, गुज्जर जनजाति, वन गुज्जर जनजाति, ये दोनों क्या करती हैं, ये भेड़ और क्षमा करें, गाय और भैंस दोनों को झुंड में पालती हैं। कुल्लू में गद्दी नाम के समुदाय हैं जो कि गडरिया प्रकार की हैं, यानी वो भेड़ों को चराती हैं। ठीक है, तो कुल्लू में जो है, मतलब हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी आपको मिल जाएगी।
कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते हैं। तो कश्मीर के जो बकरवाल जनजाति, उनका नाम ही बकरवाल है, नाम ही बकरियों से दिया गया है। तो बकरवाल जनजाति जो वो बकरियों को पालते हैं, उन पर जीवित रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी जनजातियां जो हैं वो जानवरों पर निर्भर रहती है और जानवरों को पालती हैं और वैसे ही काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाया गया, देखा गया था कि कुछ जनजातियां ऐसी भी थी जो घूम घूम कर खेती नहीं करती थी, मतलब जो झूम खेती भी नहीं करती थी। हमने पहले समझा कि कुछ जनजातियां जैसे उत्तर पूर्वी जनजातियां, नागा जनजातियां हैं और गारो खासी जयंतिया जनजातियां हैं। ये जनजातियां क्या करती थी? ये झूम की खेती करती थी। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी भी मिली हमें इतिहास में कि जो एक जगह इकट्ठा होकर एक ही जगह खेती करती थी, यानी उन्होंने खेती का एक जगह करने का तरीका ढूंढ लिया था। तो कुछ लोग जो है, कुछ जनजातियां एक जगह भी खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारी जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। 19वीं सदी से पहले करते थे। अब अंग्रेजों को क्या था? अंग्रेज जब भारत आए तो उनको सबसे बड़ी समस्या हुई थी। अब सब पर तो शासन किया उनने, लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती थी ये बंजारा समुदाय, और जो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह खेती नहीं करते थे। उनको ये बोलते थे कि यार बहुत खराब है लोग, इनको कैसे शासन करें, एक जगह तो रह ही नहीं रहे। लेकिन इनके लिए वो लोग सही, वो जनजातियां बहुत अच्छी मानते थे अंग्रेज लोग, जो एक जगह खेती करते थे। इसलिए उन्होंने कुछ जनजातियों को सभ्य जनजाति भी माना। हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे समुदायों को छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पर कबीलों पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। मतलब बहुत सारे समुदाय में क्या होता है, जैसे मुंडा समुदाय की बात करें, झारखंड में मुंडा जनजाति थी। मुंडा जनजाति में जो टोटल जमीन होती थी वो पूरे कबीले की एकमात्र संपत्ति होती थी। एक एक अलग अलग व्यक्ति की नहीं होती थी, पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। वो एक जगह टिक कर खेती करते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह पर ठहर कर रहने वाले आदिवासी जो होते थे, वो शिकारी और संग्राहक और घुमंत जो जनजातियां, उनके मुकाबले अच्छे लगते थे उनको। मतलब ये कि जो ब्रिटिश अफसर होते थे उनको कुछ जनजातियां बहुत पसंद आई। कैसे? ब्रिटिश अफसर को गोंड और संथाल जैसे एक जगह पर ठहरने वाली जनजातियां जो थी, आदिवासी थे, वो शिकारी, संग्राहक और घुमंत खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देती थी। उनको ये जो समूह होते थे, आदिवासी समूह जो एक जगह इकट्ठे खेती करते थे, वो शिकारी और घूमने फिरने वाली जनजातियों से ज्यादा सभ्य दिखते थे। जंगलों में रहने वाले को अंग्रेज जंगली और बर्बर मानते थे। उनका मानना था कि जंगली और बर्बर है, मतलब अगर इनकी जगह पर जाए तो मारपीट भी कर सकते थे। तो ये अंग्रेजों का मानना था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपनी ही एक रीति रिवाज को फॉलो करते थे। तो इस प्रकार हमने समझा कि कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो एक जगह टिक कर खेती करती थी। दोस्तों, अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो जो है हिंदी मीडियम के, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है, ढूंढने में तकलीफ हो रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इसमें आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, CBSE क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम पर आप क्लिक कीजिए। जैसे क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे, आपको क्लास 8 दिखाई देगी। क्लास 8 में आप जाइएगा, जैसे आप क्लास 8 पे जाएंगे वैसे आपको क्या मिल जाएगा, वैसे आपको क्लास 8 के सारे टीचर यहाँ पर अवेलेबल दिख जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चुनिए। जैसे क्लास 8 आपने चुना है, क्लास 8 में सामाजिक विज्ञान चुनना है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ। जैसे आप वॉच नाउ देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उसके सीक्वेंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। सीक्वेंस में सारे के सारे अध्याय मिल जाएंगे। अब करना क्या है, किसी भी चैप्टर पर क्लिक करें और सीधा पहुंच जाए उस चैप्टर के अंदर। अब चैप्टर का आपका वो लेक्चर का वीडियो आपके सामने शुरू हो जाएगा और आप आराम से वो लेक्चर देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, और वैसा ही जैसा कि आपको यूट्यूब पर चलता है। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।